नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और 2024 का रण शुरू हो चुका है और देखिए तैयारी भी। 24 का 35 प्लान बंगाल का दरअसल ये है इम्तिहान और इस रण में 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल को भेदने के लिए बीजेपी ने एक्शन शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक साथ बंगाल पहुंचे और 42 में से 35 सीटें जीतने का शंखनाद कर दिया। यानी करीब करीब पिछले चुनाव के मुकाबले 2 गुना सीटें जीतने का दावा किया गया है। 2019 में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीती थी, लेकिन क्या ममता के सामने शाह के लिए जीत की राह इतनी आसान है कि वो ममता के गढ़ में मात देकर 19 के मुकाबले 2 गुनी ज्यादा सीटें जीत पाएं? क्योंकि बंगाल में बीजेपी के सामने चुनौतियां बाकी राज्यों के मुकाबले देखी जाए तो कई गुना ज्यादा नजर आती हैं। उधर शाह के दावे पर टीएमसी ने कड़ा प्रहार किया। ममता की पार्टी ने कहा कि 35 नहीं, वो 3.5 सीटें जीतेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि 24 के लिए बंगाल के इस घमासान में किसकी कितनी ताकत है, बीजेपी के सामने क्या चुनौती है, हार जीत में कौन सा फैक्टर कितना असरदार, कितना कारगर साबित होगा। देखिए। (2024) के मिशन 400 के लिए बीजेपी ने बंगाल में एक्टिव कर दिया है 24 का प्लान 35। दीदी के गढ़ में इस इम्तिहान को पास करने की जिम्मेदारी पार्टी ने 2 ऐसे नेताओं को सौंपी जिनके दम पर अब मोदी सरकार 2024 में बंगाल फतेह के सपने देख रही है। दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म, जोर से बोलो, है ना जुर्म। ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि बंगाल में 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। देश में आम चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। सत्ता के हैट्रिक का प्लान बना रही बीजेपी ने ममता दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में सेंध लगाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को राजधानी कोलकाता भेज दिया। बंगाल फतेह, ममता बनर्जी को मात और विपक्षी एकता को ध्वस्त करने की रणनीति बनाने के लिए शाह और नड्डा की जोड़ी देर रात कोलकाता पहुंची। ये पहला ऐसा मौका है जब एक साथ ये दोनों नेता पश्चिम बंगाल में एक साथ पहुंचे। दोनों नेता कोलकाता के कालीघाट काली मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा बारा सिख संगत में प्रार्थना की। नड्डा और शाह ने पार्टी के राज्य के नेताओं के साथ बैठक की। मोदी के इन दोनों ट्रम्प कार्ड्स ने एक ही दिन में कुल 3 बैठकें की। शाह पहले ही बंगाल में 35 से ज्यादा सीट जीतने का टारगेट फिक्स कर चुके हैं। इसलिए 24 शुरू होने से पहले दोनों नेता लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। हालांकि उनका किसी सार्वजनिक बैठक में शामिल होने या संबोधित करने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उनका ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 35+ सीट जीतना टारगेट। 2019 में 42 संसदीय सीटों में से 18 सीट जीती थी बीजेपी। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছেন, তো ওনারা একসাথে আসাটাই স্বাভাবিক আছে। একজন প্রাক্তন সভাপতি এবং বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জেপি নাড্ডা জি বর্তমান সভাপতি আছেন, তো দুইজন একসাথে আসেন। যেহেতু সামনে লোকসভা ভোট আছে, তো স্বাভাবিক কারণে কাজগুলো দেখা কিভাবে চলছে কিভাবে চলছে না এবং কাজগুলো কিভাবে আরো ত্বরান্বিত করা যায়, আরো স্পিড করা যায়, সেদিকে ওনারা নিশ্চয়ই আমাদের পরামর্শ দেবেন। बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को भुलाकर इस बार 2019 लोकसभा चुनाव वाला करिश्मा दोहराना चाहती है। इसीलिए बीजेपी बंगाल को लेकर काफी फोकस्ड है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दोनों नेताओं का दौरा उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए नड्डा और शाह की जोड़ी ने न सिर्फ भाजपा नेताओं के साथ कई प्रमुख संगठनात्मक बैठकें की, बल्कि तैयारियों का जायजा भी लिया। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में जिस तरह से विपक्षी दल भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, उससे निपटने के लिए मोदी ने मिशन बंगाल को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन आसान नहीं, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं।
हालांकि बीजेपी बखूबी जानती है भले सारे दल एक साथ आए, लेकिन यहां बात इसलिए भी अलग है क्योंकि ये दीदी का बंगाल है, ये गढ़ है ममता बनर्जी का, जहां से एक तरीके से लेफ्ट को उखाड़ फेंकने का काम किया, एक तरीके से अस्तित्व खत्म करने का काम किया ममता बनर्जी ने। लेकिन इन परिस्थितियों में बीजेपी के लिए चुनौतियां कौन कौन सी हैं जो बीजेपी भी जानती है और इसी रोड मैप पर काम कर रही है। आइए एक एक करके उन चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बड़ी चुनौती लेफ्ट कांग्रेस टीएमसी की एकजुटता। ये जरूर बहुत टेढ़ी खीर नजर आती है, तीनों का साथ आना बंगाल में खासकर सबसे बड़ी चुनौती। हालांकि यही बन सकती है इंडिया गठबंधन। अगर सीट शेयर को लेकर के बात बन गई और बंगाल में ममता ने लेफ्ट को इंडिया गठबंधन में मंजूर कर लिया, क्योंकि दीदी पर डिपेंड करता है, और 2024 में तीनों मिलकर अगर चुनाव लड़े तो बीजेपी के लिए इस वोट बैंक में सेंधमारी करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ममता लेफ्ट को लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि वाम दल और तृणमूल कांग्रेस दोनों सियासी दुश्मन है। और दूसरी चुनौती भी अब आपको दिखाते हैं। देखिए, क्या बंगाल में चुनौती बीजेपी के आड़े आ सकती है, इसे भी समझना जरूरी। टीएमसी से बीजेपी में आए बड़े नेताओं का भ्रष्टाचार। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। एक तरीके से होड़ मची थी बीजेपी में शामिल होने की। हालांकि चुनाव बाद टीएमसी की प्रचंड जीत और ममता बनर्जी के तेवर ने इनमें से कई की घर वापसी करवा दी, लेकिन अभी भी शुभेंदु अधिकारी समेत बंगाल के कई बड़े ऐसे चेहरे बाकी हैं जो बीजेपी में हैं, लेकिन इनसे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले बीजेपी पर भी सवाल उठाते हैं। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर बीजेपी अभिषेक बनर्जी या फिर ममता के जो मंत्री हैं बंगाल में, उनके नाम पर टीएमसी को घेरती रही है, लोगों के बीच जाती रही है। अब तीसरी बड़ी चुनौती, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, बदल से बीजेपी परेशान है। इतनी मजबूतियों के बावजूद साल दर साल हालांकि ग्राफ बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद आंतरिक कलह है। 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से पार्टी में आंतरिक कलह और दल बदल ने बीजेपी को परेशान करके रखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पार्टी सांसद अर्जुन सिंह खासकर जिक्र करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि चुनाव के दौरान साम दाम दंड भेद इस तरीके से उन्होंने हमला किया था टीएमसी के ऊपर, वो भी वापस टीएमसी में चले गए। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय जो बीजेपी में शामिल हुए थे, कुल मिलाकर के ऐसे 6 विधायक 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से टीएमसी में शामिल हो गए। और आपको यह भी बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने 215 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 77 सीटों पर जीत मिली थी। और ये तब हुआ था जब लग रहा था बीजेपी बड़ा उलटफेर इस बार कर देगी, लेकिन ये नहीं हुआ दीदी के बंगाल में। अब चौथी चुनौती भी आपको दिखाते हैं जिससे बीजेपी परेशान। बंगाल में संगठन को खड़ा करना अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बीजेपी के लिए। क्यों कह रहे हैं? बीजेपी के लिए बंगाल में यही दरअसल सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, संगठन। यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, ऐसे तमाम राज्यों को अगर आप देख लें तो बीजेपी संगठन के तौर पर बहुत मजबूत है, दिखता है, लेकिन ऐसी स्थिति बंगाल में बिल्कुल भी नहीं है। कारण बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, टीएमसी का डर भी कार्यकर्ताओं के भीतर, दशकों से बीजेपी संगठन को लेकर जूझ भी रही है। यही कारण एक है क्योंकि हमले होते रहे हैं, जान माल का नुकसान होता रहा है, कार्यकर्ताओं की मौतों की खबरें लगातार सामने आती हैं। और याद कीजिए, किसी जमाने में लेफ्ट का जैसा कैडर था, अब टीएमसी का वैसा ही कैडर है, बीजेपी का नहीं है। तो ये बड़ी चुनौती है। पांचवी चुनौती का भी जिक्र कर लेते हैं। बंगाली अस्मिता वाला चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, और बीजेपी के सामने ये सबसे बड़ी, सबसे अहम चुनौती है। क्यों? बंगाली अस्मिता की बात आ जाती है, जिससे बंगाली मानुष जो है, भद्र मानुष जिसको कहा जाता है, वो प्रभावित होता है। ममता के सामने बीजेपी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खड़ा हो सके। 3 बार की ममता बनर्जी सीएम है, बंगाल को रिप्रेजेंट करती हैं, बंगाली मानुष की बात करती हैं। बीजेपी को मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की यहां भी मजबूरी नजर आती है, लेकिन यह भी दीदी के सामने चैलेंज है। 2024 के लड़ाई में बंगाल के सियासी अखाड़े में सीधी लड़ाई मोदी बनाम ममता की है, इसीलिए सबसे बड़े योद्धाओं में आर पार का खेल शुरू हो चुका है। यह लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, बंगाल की लड़ाई मोदी और शाह के प्रतिष्ठा की लड़ाई है। बंगाल की लड़ाई ममता बनर्जी के लिए विधानसभा जैसे लोकसभा में परचम लहराने की, बंगाल की लड़ाई पार्टी के सिद्धांतों और विचारों की लड़ाई है। सीधे मुकाबले में बंगाल के दंगल में लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी नहीं, बल्कि ममता वर्सेस मोदी की है। पश्चिम बंगाल को दीदी की सरकार की दुर्नीति ने ईज ऑफ क्राइम, ईज ऑफ लूट दिया। बीजेपी सरकार ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आशोल परिवर्तन देने वाली है। आज एक ही टैक्स है, जीएसटी टैक्स। सब टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट तुल के ले जाता है हमारा स्टेट का। पहले स्टेट का टैक्स तुलने का अधिकार था, और हमारा
100 दिन का काम पे रुपया का टाका नहीं दे रहा है, रास्ता तैयार करने का रुपया नहीं दे रहा है, हमारा शेयर नहीं दे रहा है जो इधर से ले जा रहा है। हमारा रुपया दो, नहीं तो आप लोग, नहीं तो सरकार बदल दो, गरीब जनता को रुपया दो। ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत के साथ 2011, 2016 और फिर 2021 का विधानसभा चुनाव जीता। यानी बंगाल की जनता ने ममता पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसके दम पर ममता ने मोदी लहर को बंगाल के बॉर्डर पर 2014 लोकसभा और 2016 विधानसभा में रोक दिया। लेकिन 2019 में पहले से ज्यादा वोट शेयर के बावजूद बीजेपी ने बंगाल में धमाकेदार जीत दर्ज की। उसके बाद एक बार फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन तो किया, लेकिन वो दीदी के विजय रथ पर ब्रेक नहीं लगा पाई। बावजूद इन सब के मोदी की पार्टी ने बंगाल में लगातार पहले से ज्यादा बेहतर और बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका एक चेहरा ये भी है कि बंगाल में अब कांग्रेस, सीपीएम और सीपीआई का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। ये पार्टियां सिमटती जा रही और इसी का फायदा उठाकर बीजेपी और टीएमसी ने सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ाया है, बल्कि 2024 में बंगाल में अब सीधी लड़ाई इन्हीं दो पार्टियों के बीच होती नजर आ रही है। पिछले चुनावों में दोनों को जो वोट शेयर मिले हैं वही जीत का आधार बनेगा। एक को विधानसभा में जीत मिली तो दूसरे को लोकसभा में मिली। तो बीजेपी का ग्राफ नो डाउट बढ़ा है साल दर साल हर चुनाव में, चाहे विधानसभा या लोकसभा चुनाव में, लेकिन ये वोट शेयर कहां तक पहुंचा है आइए ये आपको बता देते हैं। देखिए ये आंकड़ा भी काफी इंटरेस्टिंग है बंगाल के लिहाज से, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव की फिर से बारी है। लोकसभा 2014 से शुरुआत करते हैं। वोट शेयर कितना था बीजेपी का? 16.8%। विधानसभा 2016 की बात करें 10.2%। 2 साल बाद ये ग्राफ विधानसभा के चुनाव में गिरा। लोकसभा 2019 की बात करें 40.2%। जरा कंपेयर करिए 14 और 19 के बीच, देखिए 16 से सीधा 40 पर और 14 से सीधा 19 में ये 40 पर आ गए, जबकि 16 और 21 को अगर आप कंपेयर करें बीजेपी के लिए तो 10 से 37। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, बीजेपी का ग्राफ साल दर साल बेहतर ही हुआ है। अब देखिए टीएमसी का वोट शेयर भी आपको दिखाते हैं। लोकसभा 2014 में देखिए 39.4% यहां पर वोट मिले। विधानसभा 2016 की बात करें 44.9%। लोकसभा 2019 में 43.3%, जबकि विधानसभा चुनाव 2021 में 48%, यानी आधे से महज 2% कम वोट और 14। और उसके बाद चाहे लोकसभा के चुनाव 19, 14, 19, 16, 21 अगर आप कंपेयर करें तो इसमें टीएमसी हालांकि ज्यादा मार्जिन से आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अब देखिए लोकसभा 2019 की हम बात करते हैं और बंगाल में किसको कितनी ताकत मिली है इस दौरान ये भी समझाने की आपको कोशिश करते हैं। यहां से आपको मैं दिखाती हूं। देखिए लोकसभा 2019 टीएमसी को 43.3% वोट मिला, बीजेपी को 40.2%, कांग्रेस को 5.67, सीपीएम 6.28। सोचिए लगातार बार बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद अब सीपीएम की हालत वहां पर क्या है। सीपीआई देखिए महज 0.4%। यहां विधानसभा 2021 की अगर बात कर लें हाल में जो संपन्न हुए थे, टीएमसी 48%, बीजेपी 37.8%, कांग्रेस 3%, सीपीएम 4.7%, सीपीआई 0.2%। इसका मायने ये हुआ कि लगातार हर चुनाव में ग्राफ जरूर बीजेपी का बढ़ा है, लेकिन अभी भी ये बहुत दूर की कौड़ी नजर आती है कि ममता बनर्जी को उनके गढ़ में चैलेंज दिया जा सके। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की नजर बंगाल फतेह करने पर है। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य के 18 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करके टीएमसी के किले में बड़ी सेंधमारी की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 22 करोड़ वोट मिले थे। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में 35 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव की आंतरिक बैठकों में 35 करोड़ वोटर्स का टारगेट सेट करने के बाद कह चुके हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने 50% वोट शेयर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। आपने 77 सीटों के साथ हमें 38% वोट दिया। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों ने भाजपा को रोकने के लिए खुद को पीछे कर लिया था और पूरा चुनाव केवल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का हुआ था। यही कारण है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ भी पूरा गैर भाजपाई वोटर इकट्ठा हो गया है और उसका मत प्रतिशत उछलकर 48.02% तक पहुंच गया है।
ममता बनर्जी के लिए चिंता की बात यह है कि जो मुस्लिम वोट टीएमसी को एक तरफा मिलता था वो दूसरी पार्टी के पाले में जा गिरा। हाल ही में बनी पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ने मुस्लिम वोटों को अपनी ओर शिफ्ट कर ममता दीदी की नींद उड़ा दी। कुल मिलाकर कहें तो ये आंकड़े कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों पर इफेक्ट डाल सकते हैं। इसीलिए आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू और मुस्लिम वोटर्स ने कब कब किसका कितना साथ दिया है। भले ही बीजेपी अपने जीत का दावा कर रही हो, लेकिन 24 की राह आसान कहीं से नहीं दिखती, क्योंकि एक फैक्टर जो सबसे ज्यादा बंगाल की राजनीति में काम करता है वो है मुस्लिम फैक्टर। चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा, हर चुनाव में जिस तरफ ये फैक्टर जाता है वो चुनाव जीत जाता है। एक समय था जब मुस्लिम वाम दल के साथ था, कांग्रेस के भी पाले में रहा, लेकिन करीब पिछले 2 दशक से मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी पर ज्यादा भरोसा जताया। उसका असर साफ दिखाई देता है। बीजेपी के सामने इसकी भी चुनौती है। हालांकि पिछले लंबे समय से बीजेपी ने यहाँ हिंदुत्व का कार्ड खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। হিন্দু ধর্ম বিবেকানন্দ শিখিয়েছে, হিন্দু ধর্ম মানে রক্ষাকালী, হিন্দু ধর্ম মানে চামুন্ডা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে ছিন্নমস্তা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে সিদ্ধেশ্বরী কালী, ভবতারিণী মা, ভুবন। आपको बता दें कि राज्य में अल्पसंख्यकों की संख्या 30% बताई जाती है और बीजेपी को यह अच्छे से पता है कि जब तक ये छिटकेगा नहीं और हिंदू वोटों की गोलबंदी नहीं होगी तब तक यहां जीत पाना मुश्किल है। पिछले चुनाव में एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दे भी बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था, लेकिन फायदा नहीं हुआ। यही वोटर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुत्व के जरिए ध्रुवीकरण बीजेपी को रास आता है और यही वो कारण है जिसकी वजह से साल दर साल हर चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ है। लेकिन क्या ये 35 सीटों तक पहुंचेगा? राज्य में लोकसभा की 16 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से लेकर 60% तक मुस्लिम आबादी है। राज्य की 16 से 18 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उत्तर बंगाल की अगर इसमें बात करें, हम दोनों तरफ आपको दिखाते हैं, उत्तर दक्षिण बंगाल की बात करके यहाँ की सीटों का गणित आपको दिखाते हैं किस तरीके से मुस्लिम वोट निर्णायक हो जाता है। समझिए कहां कहां होता है। देखिए रायगंज, यहां पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक होता है। इसके अलावा कूच बिहार, कौन कौन से जिले हैं जहां पर प्रभावी होता है मुस्लिम वोट बैंक, इसमें बालूरघाट भी आता है। इसके अलावा मालदा उत्तर, यह हम उत्तर बंगाल की बात करें, मालदा उत्तर भी, मालदा दक्षिण यहां पर भी, और साथ ही मुर्शिदाबाद मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक समझा जाता है। अब अगर दक्षिण बंगाल की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं जहां पर बीजेपी के बजाय टीएमसी पर भरोसा ज्यादा होता है लोगों का, वो देखिए। दक्षिण बंगाल में डायमंड हार्बर, उलबेड़िया, ये भी एक ऐसा लोकसभा का क्षेत्र जहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ता है। हावड़ा, यहां भी मुस्लिम वोट बैंक जो है निर्णायक माना जाता है। वीरभूम, यहां पर भी बीजेपी को नुकसान ही हुआ है। यहां के लिए किस तरीके से एजेंडा सेट किया जाए, ये बड़े पैमाने पर एक बीजेपी के लिए चुनौती है। तामलुक, इसके अलावा जयनगर, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने काम जरूर किया है, मेहनत जरूर की है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा नहीं देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व अगर काम करता है तो हिंदू बहुल क्षेत्रों में, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बीजेपी हार का सामना करती है या फिर ज्यादा वोट उतने बड़े मार्जिन से नहीं खींच पाती है। तो मुस्लिम आबादी वाली 17 सीटों में से एक भी अपने पाले में नहीं कर पाई थी इससे पहले के चुनाव में बीजेपी। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने रायगंज, कूच बिहार, बालूरघाट, मालदा उत्तर, ऐसी मुस्लिम आबादी वाली 4 लोकसभा की सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हासिल की थी। यानी कि ये बदलाव का इशारा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी अगर जीत हो रही है तो बदलाव का इशारा है, और इससे बंगाल में बीजेपी की उम्मीदों को पंख लग रहे हैं। इस तरह की ममता का गढ़ भी ढहाया जा सकता है। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में फिलहाल बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए।